हाय एवरीवन। देखिए, ये जो वीडियो है ना वो हमारा चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार के लिए। तो पिछले वीडियो तक हमने क्या देखा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो बिहार में वो हो चुका था, कौन कौन सी जगह पे हुआ था, क्या क्या उसका कंसेक्वेंसेज हुआ था। उसके बाद जो मेन इवेंट आता है नेशनल हिस्ट्री में और वही चीज़ रिपीट होता है बिहार में, वो था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत चुनाव होता है बिहार में और इंडिया लेवल पे। तो उस चुनाव में बिहार में क्या होता है, उसके बाद रामगढ़ का सेशन आएगा, क्योंकि रामगढ़ उस समय कहाँ था, झारखंड, बिहार का हिस्सा था, अभी वो झारखंड में है, तो इसलिए वो सेशन इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हमारा अगस्त ऑफर आता है, उसको रिजेक्ट किया जाता है और फिर हमारा इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होता है इंडिया लेवल पे, और उसी को देखकर बिहार में भी होता है इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसके बाद हमारा आता है क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि इंडिया लेवल पे होता है और फिर वही चीज़ हमारा बिहार में होता है। फिर हमारा 1946 का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा, इलेक्शन होगा और उसमें सीटें वगैरह क्या आएंगी, तो ये हमारा पूरा बिहार का रोल होगा। और फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आएगा और फिर इंडिया आज़ाद हो जाएगा और बिहार भी आज़ाद हो जाएगा। तो हमारे जयराम दौलत दास है ना, वो बनते हैं और वो कुछ कुछ काम करते हैं, तो वो हम देखते हैं फ़िलहाल। तो ये हमारा ओवरव्यू रहा इस वीडियो का। तो देखिए, इसके पहले तक हमने कहा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक हमने देख लिया है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक देख लिया है। तो अभी हमारा क्या आएगा, 1937 इलेक्शन, हम वो देखते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था ना, तो उसमें आने में ये प्रावधान था कि हम कुछ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देंगे, जितने प्रोविंसेस हैं ना उनको हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी कि 1919 में जो डायरकी सिस्टम था ना उसको एबोलिश कर दिया गया। और भी कई प्रोविज़न थे जो कि नेशनल हिस्ट्री का पार्ट है। तो फॉर द टाइम बीइंग अभी ये देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया था उसके तहत इलेक्शन प्लान किया गया था। तो वही इलेक्शन हमारा होता है फिर 1937 में, कहाँ, बिहार में। तो कांग्रेस जो है ना, वो इलेक्शन जो 1937 में हुआ था उसमें अलग अलग जगहों पे वो जीत प्राप्त किया था, उनमें से एक बिहार भी था। तो हम पढ़ रहे हैं बिहार स्पेशल, तो हमें देखना है बिहार में जीता था तो कौन कौन सा सीट था, क्या क्या मिनिस्ट्रीज बना, कौन कौन से लोग क्या बने। तो देखिए 1937 में इलेक्शन होता है। टोटल बिहार में असेंबली में 152 सीट थे। उन 152 में से सिर्फ 107 सीट पे लड़ रहा था कांग्रेस। 107 सीट, ये फैक्ट याद रखना आपको, 107। और इस 107 में से 98 सीट पे जीत प्राप्त करता है कौन, कांग्रेस। तो ये हमारा क्या हो गया, मेजोरिटी हो गया। 152 में आधा कितना हो गया, 152 का आधा करेंगे तो हमारा 98 उसके आधे से काफ़ी ज़्यादा, यानी कि मेजोरिटी में है। तो सरकार किसका बना, कांग्रेस का। अब जब सरकार कांग्रेस का बन जाता है तो उसमें कुछ लोगों को कुछ डिपार्टमेंट दिया जाएगा, कुछ मिनिस्ट्री दिया जाएगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन सा, देखिए, जब 98 सीट लाता है तो कांग्रेस का गवर्नमेंट बनता है कहाँ, बिहार में। तो वो हमारा बनता है 1937 में। अब इसमें होता क्या है कि कुछ हमारे मिनिस्ट्रीज बनते हैं, कोई सीएम बनता है, कोई स्पीकर बनता है। तो वो कौन कौन थे, तो अगर इसको आप एक हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली मान लीजिए पटना आप बैठे हुए हैं असेंबली में, तो यहाँ स्पीकर साहब हैं। तो स्पीकर बनाया गया था किसको, राम दयालु सिंह को। राम दयालु सिंह को स्पीकर बनाया गया था। सीएम बनाया गया था श्री कृष्ण सिंह को, याद रखिएगा, श्री कृष्ण सिंह को सीएम बनाया गया था। उसके बाद हमारा आता है डिप्टी स्पीकर, वो बनाया गया था अब्दुल बारी को। अब्दुल बारी को स्पीकर, डिप्टी स्पीकर बनाया गया था। और एडवोकेट जनरल थे हमारे बलदेव सहाय। तो याद रखिएगा, एडवोकेट जनरल हो गए बलदेव सहाय, स्पीकर हो गए हमारे राम दयालु सिंह, डिप्टी स्पीकर हो गए अब्दुल बारी और सीएम हो गए श्री कृष्ण सिंह। याद रखिएगा, श्री कृष्ण सिन्हा हमारे सीएम हो गए। अब जब ये गवर्नमेंट बन जाती है ना, तो एक इशू आता है। वो इशू आता क्या है कि प्रोविंस में जब गवर्नमेंट बन गया तो वो गवर्नमेंट अपने कुछ काम को करना चाहता है। तो वो काम क्या होता है, ये गवर्नमेंट जो बनता है ना, ये गवर्नमेंट चाहते हैं कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं ना उनको हम निकालें, उनको हम बाहर निकालें, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को। लेकिन गवर्नर जो थे वो रिफ्यूज़ कर जाते हैं, गवर्नर जो है वो मना करते हैं। इसी के कारण जो गवर्नमेंट है वो रिज़ाइन करती है, 1937 में रिज़ाइन करती है। किस इशू पे, ये इशू पूछता है कि 1937 में गवर्नमेंट बना था, उसी सेम ईयर में गवर्नमेंट रिज़ाइन करता है। तो कारण क्या था, तो कारण ये था कि गवर्नमेंट जो है पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आज़ाद करना चाहती थी, लेकिन गवर्नर मना कर दिए। तो इस बेसिस पे, लेकिन 1938 में, यानी कि ठीक अगले साल, फिर से जो है गवर्नमेंट के बीच में बात बनती है और गवर्नमेंट रिज्यूम करता है पावर को। अब जब गवर्नमेंट रिज्यूम करता है ना,
तो उस वक्त क्या होता है कि हमारा वर्ल्ड वार का भी टाइम शुरू हो जाता है 1939 में, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट फिर से एक रिजोल्यूशन लाता है, जो श्री कृष्ण सिन्हा थे ना, वो असेंबली में फिर से एक लाते हैं रिजोल्यूशन। वो क्या था, वो ये था कि अंग्रेज़ों को कहने के लिए कि हम जो है वो रिगार्ड कर रहे हैं अपना आप को इंडिपेंडेंट नेशन। इसमें ये कह रहा है कि टू रिगार्ड इंडिया एज इंडिपेंडेंट नेशन एंड कैन फ्रेम ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, हम खुद का अपना संविधान भी बना सकते हैं। इस बात को लेकर फिर टसल हुआ और फिर जो है फनली मिनिस्ट्री जो है वो 1939 में रिज़ाइन करती है। तो याद रखिएगा, एक बार 1937 में रिज़ाइन करती है, इशू कुछ और था, फिर 1939 में रिज़ाइन करती है, इशू कुछ और था। तो 2 बार रिज़ाइन करती है मिनिस्ट्री। और चूँकि अक्टूबर में हमारा हो रहा है, तो उसके बाद होता क्या है कि जनवरी 1940 आता है। तो हमें पता है कि 1929 जो हमारा हुआ था ना सेशन ऑफ कांग्रेस का लाहौर में, उसमें क्या था, पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस को एक्सेप्ट किया गया था। और उसमें ये कहा गया था कि 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेंगे। तो उसी के तर्ज पे ये फिर अगले महीने ये लोग मनाते हैं, मतलब अगले साल के जनवरी में मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे, ये जो गवर्नमेंट है। इसके बाद एक हमारा इवेंट आता है, मेजर इवेंट, वो होता है रामगढ़ का सेशन। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि रामगढ़ उस समय जो है ना, वो बिहार का ही हिस्सा था। वो अभी झारखंड का है, लेकिन उस समय क्या था, बिहार का हिस्सा था। तो जो रामगढ़ सेशन है ना, उसमें कुछ चीज़ें हुई थी, वो उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट पूछ लेता है। वो क्या? तो रामगढ़ सेशन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1940 में हुआ था। प्रेसिडेंट कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है ना। प्लेस क्या था? रामगढ़। अब इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि एम्फेसिस दिया जाता है कि हेरिटेज ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है ना, वो अपने स्पीच में ये लोगों को बताते हैं, एहसास कराते हैं कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हमारा एक धरोहर है, वो हमारा एक एंसेंट हेरिटेज है, और हम मिल के रहेंगे तो ही आगे हम सक्सीड पर कर पाएंगे अलग अलग मूवमेंट में। इस बात को था। और इसी सेशन में कुछ और लीडर थे, सुभाष बोस। तो सुभाष बोस, अब देखिए ये हमारा क्या हो रहा है, 1940 में हो रहा है, वर्ल्ड वार शुरू हो चुका है। तो कांग्रेस का क्या मत था ना कि अंग्रेज़ कहते थे कि इंडियंस हमारा साथ दो, लेकिन जो हमारे कांग्रेस लीडर्स थे वो अपोजिशन में थे कि हम आपका साथ नहीं देंगे। तो इसी बीच क्या हुआ ना कि जो अलग अलग ग्रुप के लीडर्स थे, सुभाष बोस हो गए, शिलभद्र याजी हो गए और स्वामी सज्जनानंद, इनका कहना था कि दिस इज़ द राइट टाइम टू स्ट्राइक हार्ड। ये सही समय है अंग्रेज़ों पे हमला करने का या अंग्रेज़ों के खिलाफ मूवमेंट को एग्रेसिव करने का, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और फ्रंट पे लड़ रहे हैं, वो कमज़ोर हो चुके हैं। लेकिन कांग्रेस जो है ना, वो इस बात से इनकार करती है, वो अगेंस्ट में आते हैं। कांग्रेस रेडी नहीं होता है कि मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए। इसी बात को लेकर डिफरेंसेस पैदा होता है और सुभाष बोस कहते हैं कि कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। और इसी को लेकर फिर सुभाष बोस एक कॉन्फ्रेंस बनाते हैं, एंड ऑल इंडिया एंटी कॉम्प्रोमाइज़ कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया एंटी कॉम्प्रोमाइज़ कॉन्फ्रेंस ये बनता है रामगढ़ में 1940 में। और इसके अदर इम्पोर्टेंट लीडर्स जो है ना, वो होते हैं आपको स्वामी सज्जनानंद सरस्वती, उसके बाद शिलभद्र याजी, इंपॉर्टेंट है ये लीडर को आप याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है कि इसी 1940 में हमारा एक और इवेंट होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाहौर सेशन होता है मुस्लिम लीग का, जो 1906 में बना था मुस्लिम लीग, उसका लाहौर में एक होता है सेशन। उस सेशन में क्या होता है कि ये जो है ना, हमारे मुस्लिम लीग के लीडर्स लाहौर में ये कहते हैं कि हम जो मुस्लिम्स हैं ना, वो एक माइनॉरिटी नहीं है, बल्कि अपने आप में एक नेशन है। यानी कि मुस्लिम्स आर नेशन, नॉट ए माइनॉरिटी। इसलिए हमें अपना अलग राज्य चाहिए, प्रोविंस चाहिए, हमें सिर्फ सीट नहीं चाहिए, ठीक है ना। और इसी बेसिस पे डिमांड करते हैं सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स। और इसके बाद हम देखेंगे कैसे ये पाकिस्तान का डिमांड यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा। तो देखिए, जैसे ही ये 1940 है, मार्च में इवेंट हो रहा है। मार्च 1940 में जैसे ही लाहौर में ये रेजोल्यूशन पास होता है ना, तो कुछ ब्रांच था बिहार में भी मुस्लिम लीग का, वो बिहार में छपरा में मिलते हैं। कब मिलते हैं? अप्रैल में, यानी कि मार्च के जस्ट 1 महीने के बाद अप्रैल में 13 अप्रैल 1940 को वो मिलते हैं छपरा में। और छपरा में मिलने के बाद इस लाहौर रिजोल्यूशन जो हुआ था ना लाहौर में, उसको सपोर्ट करते हैं और पास करते हैं। तो याद रखिएगा कि इस लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग का एक ब्रांच, यानी कि मुस्लिम लीग का एक ब्रांच था बिहार में भी, वो छपरा में मिलकर इस लाहौर रिजोल्यूशन को पास करता है। और फिर होता क्या है कि 19 अप्रैल 1940 को पाकिस्तान डे सेलिब्रेट किया जाता है पूरे इंडिया में। 19 अप्रैल 1940 को एक पाकिस्तान डे सेलिब्रेट होता है। हालांकि कुछ पार्टी इसका अपोजिशन भी करते हैं, वो थे एक अहरार पार्टी
और मोमिन्स इस जो है मुस्लिम पाकिस्तान डे है ना, इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं और अपोज करते हैं। तो ये हो गया हमारा लाहौर सेशन और किसके बारे में, पाकिस्तान डे के बारे में। तो बिहार के लिए याद रखिएगा कि बिहार ब्रांच ऑफ मुस्लिम लीग कहाँ मिलता है, छपरा में मिलता है। छपरा कहाँ है, तो वो है सारण जिला। अगर बिहार का आप मैप देखो ना, ये चीज़, तो ये है सारण, ठीक है, छपरा जिला, ये हो गया। इसके बाद क्या होता है कि अगस्त 1940 ये एक हमारा मेजर इवेंट है अगस्त ऑफर का। ये देखें इसमें क्या होता है कि लॉर्ड लिनलिथगॉव, वो जो है ना लॉर्ड लिनलिथगॉव, ये कहते हैं कि भाई हम जो अंग्रेज हैं ना, वो लड़ाई लड़ रहे हैं कहाँ पे, अदर फ्रंट पे, अदर एलाइज के साथ। तो इंडियंस जो है ना वो हमारा साथ दें। तो इंडियंस साथ दें इसका मतलब वो इंडियंस को सपोर्ट में लाने के लिए वो एक ऑफ़र लाते हैं, वो कह जाता है हमारा अगस्त ऑफर। अब इस अगस्त ऑफर में होता क्या है, ये नेशनल हिस्ट्री का पार्ट है लेकिन फिर भी जान लीजिए कि इस अगस्त ऑफर में होता ये है कि लिनलिथगॉव कहते हैं कि इंडिया को हमें देना है डोमिनियन स्टेटस, वो जो डोमिनियन स्टेटस देना है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म का प्लान है, अभी नहीं देना है। हमारा लॉन्ग टर्म का प्लान है कि हम सोचेंगे, अभी देंगे नहीं, सोचेंगे। तो डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया इज़ ए लॉन्ग टर्म प्लान, ठीक है। दूसरा कि वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल को वो कहें कि हम एक्सपैंड करेंगे ताकि और इंडियंस आ सकें, मीन्स पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस कैन बी इंक्रीज इन द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये हो गया। और तीसरा बोला कि जब भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा ना फ्यूचर में, तो उसमें माइनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दिया जाएगा, उनके कंसल्टेशन लिया जाएगा। तो इसमें इस ई अगस्त ऑफर को कांग्रेस रिजेक्ट कर देता है और मुस्लिम लीग एक्सेप्ट कर लेता है। तो जब कांग्रेस रिजेक्ट करता है ना, तो गांधी जी को उकसाता है कि गांधी जी फिर से शुरू हो जाइए और मूवमेंट शुरू कीजिए फिर से। तो गांधी जी बोलते हैं कि इस बार हम पूरे मास को लेकर नहीं करेंगे, जन आंदोलन नहीं करेंगे, बल्कि सेलेक्टेड इंडिविजुअल को लेके, सेलेक्टेड इंडिविजुअल को हम इंडिविजुअल सत्याग्रह करेंगे, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे। इसमें कुछ खास लोगों को चुनेंगे और उन्हीं के थ्रू हम मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे और प्रेशर डालाएंगे गवर्नमेंट पे। तो जब गवर्नमेंट, ये जो हमारे गांधी जी हैं ना, इस अगस्त ऑफर को रिजेक्ट करते हैं और इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस शुरू करते हैं 1940 में, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर इस इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस में अगर हम इंडिया लेवल की बात करें तो दो लोग इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। पहले हैं विनोबा भावे, जो कि फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह के सत्याग्रही थी, विनोबा भावे पहले थे। सेकंड थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, इंडिया लेवल पे। तो इसमें होता क्या है कि ये जब हुआ ना, तो ये सारे लीडर्स मिलके दिल्ली की ओर मूव करते हैं प्रेशर डालने के लिए। तो इसीलिए इस इंडिविजुअल सत्याग्रह जो हमारा था ना, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसको हम लोग दिल्ली चलो मूवमेंट भी कहते हैं। इसी वक्त लगा था नारा दिल्ली चलो का, दिल्ली चलो, ठीक है ना। तो दिल्ली चलो मूवमेंट जो है वो इसी इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तहत लगा था। और इंडिया लेवल पे पहले कौन थे, विनोबा भावे, और सेकंड जवाहरलाल नेहरू। अब इसी को देखकर, ये कब हुआ था हमारा, अगस्त के महीने, उसके बाद अक्टूबर समथिंग में हुआ था, अक्टूबर में हुआ था ये। उसके एक महीने के बाद ये नवंबर 1940 बिहार में भी होता है इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नेशनल लेवल पे जो चीज़ें हो रही थी उसको देखकर। तो इसमें पूछता है कि बिहार में इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था, तो वो हुआ था नवंबर 1940 में। क्लियर है। अब इसमें पूछता है कि जब बिहार में हुआ था तो कौन कौन से लोग थे इसमें, तो याद रखिएगा चारों सिंह। इसको याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ कैसे। पहले थे हमारे श्री कृष्ण सिंह, दूसरे हो गए अनुग्रह नारायण सिंह, तीसरे हो गए गौरी शंकर सिंह और चौथे हो गए श्याम नारायण सिंह। तो इसको हम याद कैसे करें, देखिए सब में 3 नाम हैं, श्री कृष्ण सिंह 3 नाम, अनुग्रह नारायण सिंह 3 नाम, गौरी शंकर सिंह 3 नाम, श्याम नारायण सिंह 3 नाम। और चारों के चारों सब में क्या है, सिंह जी हैं, यानी कि ठाकुर राजपूत हैं ये लोग, ठीक है। 1 2 3 4, तो आप ऐसे याद रखिएगा, सिंह स्क्वायर, ठीक है, सिंह स्क्वायर। याद करने का ट्रिक है, आपका कुछ भी हो सकता है, ये मेरा ट्रिक था। 3 नाम वाले 4 लोग, 3 नाम वाले 4 लोग, चारों के चारों सिंह जी थे, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, गौरीशंकर सिंह और श्याम नारायण सिंह। तो ये हमारा होता है पूरा 1940 तक। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है ना वर्ल्ड वॉर जब चल रहा होता है तो क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। और क्रिप्स मिशन में अलग अलग प्रपोजल्स होते हैं।
तो वो नेशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के पार्ट है, तो अभी हम वो नहीं देखेंगे। लेकिन उसी क्रिप्स मिशन के जो मीजर्स थे, उसमें जो स्टेप्स थे और पॉइंट्स थे, उसको बहुत ज़्यादा बॉयकॉट करते हैं लीडर्स हमारे। और उस क्रिप्स मिशन के फेल्योर के कारण ही हमारा शुरू होता है क्विट इंडिया मूवमेंट। और फिर वही क्विट इंडिया मूवमेंट नेशनल लेवल पर चल रहा है, तो उसी को देखकर बिहार में भी चलता है। तो अब हम देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में हुआ था, उस बिहार का क्या रोल था। ठीक है, चलिए अब क्या होगा। अभी हमने क्या देखा कि इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडिया में हुआ और चारों जो सिंह साहब थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद क्या होता है कि जो जापान है ना, जापान जो है वो लड़ते 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 रंगून तक पहुंच गया था, रंगून म्यांमार, वहाँ तक कैप्चर कर लिया था। तो उसके डर से अंग्रेज़ ने फिर से एक मिशन लाया जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्स मिशन, और उसमें इंडियंस को फिर से कुछ ना कुछ ऑफ़र किया गया। तो वो ऑफ़र जो है ना, कांग्रेस और भी अदर लीडर्स सेटिस्फाइड नहीं हुए। इस कारण से इस क्रिप्स मिशन के अपोजिशन के लिए एक हमारा क्विट इंडिया का रेजोल्यूशन पास किया जाता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। तो ऐसा क्या था क्रिप्स मिशन में, डिटेल में न जाते हुए सिंपली जानिए कि उसमें ये बोला गया कि इंडिया को हम देंगे डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस, लेकिन ये नहीं बताया कब देंगे, क्योंकि अगस्त ऑफर में भी कहा गया था कि आपको देंगे डोमिनियन स्टेटस। देंगे नहीं, अभी देंगे, अभी देंगे नहीं, देंगे। बस ललचा रहा था, नहीं वो लालच कि आपको देंगे, लेकिन कब देंगे कुछ पता नहीं। उसके बाद बोला गया कि आप लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी गठन किया जाएगा जिसमें मेनली इंडियंस ही होंगे, लेकिन फिर ये नहीं बताया कब होगा। तो इसीलिए और भी कई पॉइंट से डिससेटिस्फाई होके कांग्रेस जो है वो मीटिंग करती है, पहले वर्धा में और फिर बॉम्बे में। तो फाइनली बॉम्बे में एक रेजोल्यूशन पास करता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। तो क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। इसके फेलियर के कारण, इससे डिससेटिस्फैक्शन के कारण यहाँ पे इन्होंने बॉम्बे में क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को पास किया था। अब इस रेजोल्यूशन में क्या हुआ था, इसमें यह हुआ था कि एक स्ट्रगल शुरू करेंगे, ये डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करेंगे हम लोग, ये प्लान रखा गया था। और इसी मूवमेंट में क्विट इंडिया रेजोल्यूशन मूवमेंट के बाद जो ये मूवमेंट शुरू हुआ ना, तो गांधी जी देते हैं स्लोगन डू और डाई का। क्लियर है? और दो तीन चीज़ें और याद रखिएगा जो नेशनल हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन यहाँ जान जाइए कि इस क्रिप्स मिशन को अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात कहा था। तो इस क्रिप्स इंडिया मिशन को हम लोग कहते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियाज पार्टीशन। याद रखिए एग्जाम में पूछता है कि किस मिशन को हम लोग कहते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन पार्टीशन, तो वो था हमारा क्रिप्स मिशन 1942 में जो आया था। और गांधी जी जो है ना, इसी क्रिप्स मिशन को क्या बोले थे, पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि एक ऐसा चेक जो कि वैलिड नहीं है, जो आगे इनवैलिड हो जाएगा, यानी इसकी उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है, हर चीज़ हवा हवाई, हम आपको ये देंगे लेकिन फिक्स कोई चीज़ नहीं है कि कितने टाइम में देंगे। तो टाइम फ्रेम का बड़ा इशू था, इसलिए ये मिशन फेल हो गया था और उसके रिस्पॉन्स में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ। तो जब गांधी जी है ना, वो 8 अगस्त को जब यहाँ पे देते हैं ना डू और डाई का रिस्पॉन्स, 8 अगस्त 1942 को, तो इसी के रिस्पॉन्स में बिहार में शुरू होता है क्या, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये क्विट इंडिया मूवमेंट। तो यहाँ हम देखते हैं बिहार में क्या हुआ था। 8 अगस्त को तो वो हो गया, 9 अगस्त में बिहार में होता है। तो 9 अगस्त में राजेंद्र प्रसाद को ये पकड़ के भेजते हैं जेल, बांकीपुर जेल में। तो याद रखिएगा 9 अगस्त को बांकीपुर जेल में जाते हैं कौन, राजेंद्र प्रसाद। और इनको करता कौन है, वो था डीएम वहाँ का, WG आर्चर। तो ये डीएम का नाम याद रखिएगा, WG आर्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डीएम साहब हैं। ठीक है, तो ये WG आर्चर बांकीपुर जेल से एंड करते हैं राजेंद्र प्रसाद को। सेकंड इवेंट होता है क्या, सेकंड इवेंट था कि 7 मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं ना, वो जाते हैं पटना सेक्रेटेरिएट, किस लिए, तो झंडा को फहराने, नेशनल फ्लैग को। तो उसी समय ये डीएम साहब थे ना, WG आर्चर डीएम साहब, ये वहाँ गोली चलवाते हैं। उस गोली चलवाने के दौरान 7 स्टूडेंट जो ना, 7 स्टूडेंट्स वो मारे जाते हैं। इसलिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 11 अगस्त का। इसलिए 11 अगस्त को 4:57 PM पे गोली चलवाते हैं WG आर्चर, 7 स्टूडेंट्स शहीद हो जाते हैं। तो इस डेट को हम लोग मार्टियर्स डे भी कहते हैं। इस डेट को हम लोग मार्टियर्स डे भी कहते हैं। कब हुआ था, तो 4:57 PM 11 अगस्त, कहाँ हुआ था, पटना सेक्रेटेरिएट में हुआ था। क्लियर है? ये सारा मूवमेंट जब हमारा होता है, इसके बाद तीसरा इवेंट आता है नवंबर 1942 का।
इसके बाद मूवमेंट चल रहा था, लेकिन उतना सिग्निफिकेंट इवेंट नहीं होता है। जो मेन इवेंट याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यही दोनों हैं। उसके बाद तीसरा ये है, ये अगस्त में हो गया। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर दिवाली आता है। तो दिवाली की रात में जो है ना, कुछ लीडर्स जो है ना वो जेल से भागते हैं। कुछ लीडर जेल से भागते हैं। वो लीडर कौन कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण, रामानंदन मिश्रा हो गए, शालिग्राम सिंह, गुलाब सोनार, योगेंद्र शुक्ला, और भी कई थे जैसे कि रामानंदन मिश्रा, शालिग्राम सिंह, सूरज नारायण सिंह। तो ये लोग भागते हैं और भागने के बाद कुछ लोग जाते हैं नेपाल बनारस से होते हुए, और कुछ लोग जाते हैं नॉर्थ बिहार। तो जो नेपाल भागते हैं ना, उनमें से मेन इंपॉर्टेंट लीडर हैं वो हमारे जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा। अब ये जयप्रकाश नारायण जो है ना, वो नेपाल में एक रामविलास की जंगल था, रामविलास फॉरेस्ट। उस फॉरेस्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं जिसका नाम था आज़ाद दस्ता। इसका नाम था आज़ाद दस्ता, गुरिल्ला बैंड था ये। इस आज़ाद दस्ता का फॉर्मेशन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। इसी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। और ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन था ना, ये एक हमारा मिलिट्री ग्रुप था, जस्ट लाइक एक एग्रेसिव ग्रुप था ये, वार करने वाला, छुप छुप कर, गुरिल्ला बैंड्स था ये। तो आज़ाद दस्ता का फॉर्मेशन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। अदर इम्पोर्टेंट लीडर्स कौन कौन थे? तो वो हमारे हो गए सूरज नारायण सिंह और राम मनोहर लोहिया। इनको आप याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके बाद इस आज़ाद दस्ता में अलग अलग लोगों को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया गया था। वो क्या था कि रेडियो एंड कम्युनिकेशन का जो हेड होगा ना, उस आज़ाद दस्ता में जो देख रेख करेगा वो होगा हमारा राम मनोहर लोहिया होंगे, जो कैसे संपर्क करना है, कम्युनिकेशन करना लीडर्स में। फिर ट्रेनिंग जो है ना गुरिल्ला वॉरफेयर का, वो कौन देगा? तो वो देंगे नित्यानंद सिंह। तो ये लीडर्स का नाम याद रखना है। ये दस्ता किसने फॉर्म किया था, कहाँ फॉर्म हुआ था, कौन सा जंगल था, कौन से लोग थे, कब हुआ था? 1942 के समय हुआ था। ये हिसाब आपको याद रखना है। तो ये एक इवेंट हो गया क्विट इंडिया मूवमेंट का, जो बिहार में हुआ था। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है हमारा कि 1946 कैबिनेट मिशन आएगा, और उसके बाद फिर इलेक्शन होगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होगा, और फिर हमारा इलेक्शन होगा। तो इलेक्शन में बिहार में बहुत सारे सीट आते हैं कांग्रेस को, फिर इससे गवर्नमेंट बनती है, और गवर्नमेंट के बनने के बाद क्या होता है वो देखना है। तो उसके बाद एक हमारा और वीडियो आएगा, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वीडियो इतना ही था कंटेंट। तो हमने यहाँ तक देख लिया रामगढ़ सेशन, 1937 इलेक्शन हो गया, रामगढ़ सेशन हो गया, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया। अब एक बच रहा है लास्ट पेज ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ डाउट हो तो पूछेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।